गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को एक बार फिर से नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हिस्ट्री और हिस्ट्री क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद। देख रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका लेक्चर 3 है। अगर लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं, कंप्लीट आपको चैप्टर 1 का वीडियो दिया गया है। चैप्टर 1 का जो लेक्चर 1 है और 2 है, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए नाजिम एकेडमी 01 पे जाइए, प्ले लिस्ट में आपको दिया होगा, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए, हम थ्योरी कर लिए होते, आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे बाबू? कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन 1 मिनट आप लोग समय दे दीजिए, बेहतर होगा। इससे पहले हमने 2 लेक्चर दिया, उस लेक्चर में देख रहे हैं अभी एमसीक्यू भी आप लोग को करवाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाएंगे। सिद्धांत का युद्ध किन के बीच में हुआ था, ये सब बाद में करवाएंगे। पहले अभी अपने लोग का पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। राष्ट्रवाद क्या, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रवाद क्या है, ये क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद क्या है? तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है, या दूसरे लैंग्वेज में राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। यानी कि समझ लीजिए, जब लोगों के अंदर एकतापन पने लगे अपने देश के प्रति, वहीं पर राष्ट्रवाद शुरू हो जाता है। और ये 2 नंबर और कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ देता है बाबू। ये 2 नंबर तो फिक्स है कि यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, और आपके निजी जीवन के लिए भी राष्ट्रवाद जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी हम आप लोग को थ्योरी पढ़ाए थे, यहाँ से क्वेश्चन होता कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक क्या था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक ने 1815 ईस्वी, कब बाबू? तो 1815 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक, कब तक बाबू? तो 1848 ईस्वी तक यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी, 1815 से 1848 तक किसने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्णता निभाई या भूमिका दी? तो बोलिएगा मेटरनिक ने। अब इसलिए मेटरनिक, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 1815 से 1848 के युग को क्या कहा जाता है? मेटरनिक युग कहा जाता है, या मेटरनिक काल कहा जाता है। यहां तक 2 क्वेश्चन क्या आप लोग को समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन आता है बाबू, वीना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है? जैसे आप लोग मैट्रिक में हैं, अभी मैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग को पढ़ने का भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के तो आप पढ़ाई नहीं करते होंगे। आपके अंदर कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा, 110% होगा। खैर चलिए, तो वीना कांग्रेस का क्या उद्देश्य है? 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहता है। क्या कहा जाता बाबू? वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन की? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की। वियना सम्मेलन की, आपको पूछेगा वियना सम्मेलन का भागदौड़ किसने संभाला, या वियना सम्मेलन की जो सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक ने। और वीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? ये जो सम्मेलन किया गया, वो वीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो गणतंत्र की विरोध करना और राजतंत्र की पुनः स्थापना करना। इसका कहना था कि गणतंत्र को समाप्त किया जाए और राजतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। क्या कहना था? गणतंत्र को समाप्त किया जाए, राजतंत्र को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है बाबू कि वीना संधि द्वारा, किसके द्वारा बाबू? वीना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य
परिवर्तन क्या थे, लगाए गए मुख्य परिवर्तन क्या थे। वीना संधि द्वारा लगाए गए मुख्य परिवर्तन निम्नलिखित थे। पहला क्या था कि फ्रांस में बुर्बो वंश, है ना, बर्बो ने बुर्बो वंश होगा, ठीक, बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां के बाबू लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया जाए। पहला तो यह था कि फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया जाए। दूसरा क्या था कि इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिए थे। अब ये भी क्वेश्चन आएगा, इटली को विभाजित करने वाला कौन थे, अलग अलग राज्यों में, तो मेटरनिक ने। तो इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया और जिसके वजह से इसको भी क्या करना चाह रहा था कि इकट्ठा हो जाए। जर्मनी में 39 रियासत, कितने रियासत यहाँ पर ऑब्जेक्टिव उठेगा, इटली में, सॉरी इटली कहते, जर्मनी में 39 रियासत का संघ का कायम किया गया। कितना रियासत बाबू, संघ का कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया। यह 39 जो रियासत था उस पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया का क्या हुआ, अधिकार स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं वो, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग से पूछेगा आप कौन सा नाम पढ़ते, नाजिम सर नाम, चलिए ठीक है, नाजिम एकेडमी 1 नाम, तो वहां बताइए कोई ना कोई 2 उपलब्धियां आप लोग जो है ना एक्सप्लेन करके बताइए, 2 उपलब्धियां, तो आप लोग 2 उपलब्धियां बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्नलिखित। पहला उपलब्धि क्या है, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, जो व्यवस्था पहले गुम हो चुका था उस व्यवस्था का पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को, किसको बाबू, लुई 18वां फ्रांस का राजा बना दिया जाए। ठीक है, फिर से सुनिए, पुरातन व्यवस्था को पुनर्स्थापन कर ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना कर लुई 18वां को फ्रांस का राजा बना दिया। एक हुआ। दूसरा क्या था कि गणतंत्र में एवं राजतंत्र, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, राजतंत्र प्रजातंत्र का विरोध करना। मेटरनिक ने 1789 में, कब बाबू, 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक 1789 के जो फ्रांस की क्रांति की देन था, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र का विरोधी था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया था कि इटली एवं जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागे। मेटरनिक जानबूझकर चाहते थे कि इटली और जर्मनी में मतलब राजतंत्र की भावना ना जागे, क्योंकि वो जानते थे अगर राजतंत्र की भावना जाग गया तो हम लोग को राज छोड़ना होगा, हम लोग को ये गद्दी, ये बाबाई, ये जो बपौती मानकर चलते हैं, ये छोड़ना होगा, ये जान चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने और क्यों किया, किसने और क्यों किया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन लुई फिलिप, कौन बाबू, लुई फिलिप। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन हुई किसने किया, तो लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को, किसको बाबू, अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किया, यानी कि सिर्फ खुश करने के लिए किया। लुई फिलिप एक उदारवादी, उदारवादी मतलब समझा, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला उदारवादी या उग्रवादी, बताइए उदारवादी के मतलब क्या हो, तुरंत गुस्सा हो जाने वाला या गुस्सा न होने वाला। तो उदारवादी नेता में कौन ये आते हैं, इसलिए इसको गुस्सा बहुत कम आता होगा। उग्रवादी जो रहते हैं तुरंत गुस्सा आ जाते हैं बाबू। उदारवादी शासक था, वो अपना प्रधानमंत्री गीजो को, किसको बाबू, किसको, तो लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो कट्टर क्या था बाबू, प्रतिक्रियावादी था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ 3 क्वेश्चन उठ सकता है। गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया, तो लुई फिलिप ने। अच्छा, लुई फिलिप ने कौन सी
आपसे अब पूछा जाएगा कि लुई फिलिप ने किस लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नेता का अवलंबन किया, तो विरोधियों को खुश रखने के लिए, विरोधियों को क्या करने के लिए, खुश रखने के लिए। 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त करने वाला कौन है, तो बोलेगा लुई फिलिप, और पूछ देगा प्रधानमंत्री गीजो जो है वो क्या थे, प्रतिक्रियावादी या उदारवादी या उग्रवादी या इनमें से कोई नहीं, तो प्रतिक्रियावादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति, ये कई बार पूछ दिया गया बिहार बोर्ड में। देखिए 2013, 14, 19, 20, 22 और ये 24, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। लुई फिलिप ने अपनी गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरोध था, यानी कि वह नहीं चाहता था ना कानून में सुधार हो, ना समाज में सुधार हो, और ना ही आर्थिक सुधार हो। आर्थिक समझते स्थिति, गरीबी होता है ना, ये गरीबी भी क्या है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने की वजह से गरीबी होता है। तो ये कौन चाहता था कि ये सब सुधार ना हो, तो लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी थे। वही चाहते थे कि ना सामाजिक सुधार हो, ना वैधानिक सुधार हो, ना आर्थिक सुधार। ध्यान दीजिए, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। किसको बाबू, पूंजीपति वर्ग के, जिसके पास फैक्ट्री चलता हो, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, उन्हें रखना पसंद किए। कौन, तो लुई फिलिप ने। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यात्मक नहीं था, ना सुधारात्मक या नहीं सुधारने लायक काम था, ना बेहतर काम था बाबू, और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल हो रही थी। किसको, तो लुई फिलिप को। इसीलिए लुई फिलिप ने सोचा कि मैं अगर पूंजीपतियों को रख लूंगा, अगर पूंजीपति मेरे कब्जे में आ जाएंगे तो मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं, जब चाहूंगा तब कर सकता हूं, जहां चाहूंगा वहां कर सकता हूं। ये ऐसा सोच रहे थे बाबू। चलिए आगे बाबू कहता है कि उसके शासन काल में, किसके शासन काल में, तो लुई फिलिप के शासन काल में, जिसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, और गीजो भी क्या थे, तो एक खतरनाक प्रतिक्रियावादी थे बाबू। कहता उसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी, व्यापक माने खूब बढ़ने लगी बाबू। उस समय में, जिस समय में लुई फिलिप जो है ना, इसको राजा बनाए थे, ये राजा कहते हैं प्रधानमंत्री जो बनाए हुए थे, किनको, गीजो साहब को, उस समय में देश में बहुत ही भुखमरी और बेरोजगारी आ गई थी। और कहने लगा जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। सिंपली बात है बाबू, अगर हम ही आप लोग को अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, हमारा भी आलोचना आप लोग करेंगे, लेकिन आलोचना के साथ साथ अपना प्यार भी दर्शाएंगे, और जितना हो सके आप शेयर करेंगे। देखे रमजान है, मैं रोजा से हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग को वीडियो पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके वीडियो समय पर जाए, क्योंकि टारगेट यही है कि अपने लोग समय से पहले सिलेबस को समाप्त कर ले। और यहां पर आप लोग को 1 रुपया फीस भी नहीं लगेगा, 1 रुपया फीस नहीं लगेगा ऑनलाइन क्लास, टेंशन ना ले। लेकिन बशर्ते प्यार में, आशीर्वाद में, भाईचारा में एक सपोर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने से हम आगे तक वीडियो और भी भेज सकते हैं बाबू, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। इसी कारण 1848 में, कब बाबू, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो अब आप बता सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ, बता देंगे, कह दीजिएगा। 1848 ईस्वी में लुई फिलिप ने प्रधानमंत्री बनाए गीजो को, और गीजो एक नंबर क्या थे, प्रतिक्रियावादी थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज में सुधार हो, कानून में सुधार हो, हमारे स्थिति में सुधार हो। इसी की वजह से ऐसा जो व्यवहार रहा, जिसके वजह से विदेशों में तालमेल ना रहा। विदेश मंत्री समझते हो ना, विदेश से भी तालमेल अच्छा ना रहा, और वो पूंजीपति को अपनाने लगे। इसलिए अपनाने लगे कि पूंजीपति उसे क्या करे, अपने कब्जा में आ जाए, तो वो जो करना चाहेगा वो कर लेगा। लेकिन ऐसा नहीं रहा,
क्योंकि देश में जब भुखमरी आई, देश में जब लाचारी आई, बेरोजगारी आई, तन्हाई आई, अलगाव आई, तो सब लोगों ने अपने आप में विरोध करने लगा। किसको? तो लुई फिलिप बोलिए या गीजो बोलिए, उनका विरोध करने लगा। वही विरोध जो किया उसी का नाम क्या पड़ा? तो फ्रांस की 1848 में क्रांति पड़ी। कोई दिक्कत? चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका है बाबू? ऑस्ट्रेलिया चाहते थे इटली और जर्मनी का एकीकरण हो या नहीं? तब ध्यान दीजिएगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा बाधक था। इसके मतलब नहीं चाहते थे। इसके मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए सिंपली बात है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने वाला आदमी को ये पसंद ना आए, तो ये बढ़ाने वाला हुआ कि बाधक हुआ? तो रोकने वाला हुआ। उसी को क्या कहेंगे बाबू? बाधक कहेंगे। इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी, कहा बाबू? इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डी पर ऑस्ट्रिया, जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं बाबू, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया। कौन किया बाबू? मेजनी इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया और जर्मन में राष्ट्रवादी भावना को मेटरनिक ने दमनकारी से, यानी कि दादागिरी समझ ली एक तरह से, दादागिरी के वजह से कानून कार्लसवाद के आदेश द्वारा दबा दिया गया बाबू। कानून किसके वजह से बाबू? कार्लसवाद के आदेश द्वारा दबा दिया गया। आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, ऑस्ट्रेलिया को सॉरी इटली और जर्मनी के एकीकरण ऑस्ट्रेलिया चाहते थे, नहीं चाहते थे, हाँ या नहीं? दोनों इनमें से कोई नहीं, एकदम नहीं चाहते थे। वो चाहते उनके दिमाग में ये घुस गया था कि अगर इन दोनों का एकीकरण हुआ तो हम कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं चाहते थे। और ध्यान दीजिएगा, और मेजिनी आए तो मेजिनी बहुत कोशिश किए कि मैं इटली और जर्मनी का एकीकरण कर दूं, इटली का एकीकरण कर दूं, लेकिन मेटरनिक अपने दमदारी के वजह से, अपने दादागिरी के वजह से, दमनकारी के वजह से अपने कानून मंत्री को बोलकर कार्लसवाद को कहकर उस आदेश के माध्यम से उसे दबा दिया गया। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाव में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक हुआ? यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद फैलने लगा, उस कहीं ना कहीं से शुरुआत तो होगा। जैसे मान लीजिए हम आप ही पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं वीडियो मेरा, आपसे ही शुरुआत हुआ। ये वीडियो एक ना एक जाएगा, आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो जाएगा। इसी तरह कहीं ना कहीं यूरोप में भी राष्ट्रवाद को फैलाव हुआ, तो कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा। तो उसमें कहता नेपोलियन बोनापार्ट का क्या स्थान है? तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाव में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके मतलब ये चाहते थे कि नहीं चाहते थे? इससे पहला क्वेश्चन देखो, वही बात लग रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाधक हो गया। लेकिन यहां पर देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि उसका हो इटली विजय के बाद, इटली विजय के मतलब क्या हुआ? जीत। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। कितने गणराज्यों में? तो 3 गणराज्यों में गठन किया गया 1806 ईस्वी में। कब बाबू? 1806 ईस्वी में नेपोलियन जर्मन राइन राज एवं संघ, ध्यान दीजिएगा, जर्मन राइन राज एवं संघ का निर्माण किया। किसने निर्माण किया? तो नेपोलियन ने। और कब निर्माण किया? तो 1806 में। कोई दिक्कत? फिर से समझ लीजिए, कहता है इटली के विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। 1806 में नेपोलियन ने जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किया। नेपोलियन में इटली और जर्मनी, नेपोलियन ने होगा, में चल गया, ने होगा यहां पर बहुत। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्य को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर, या निकलकर समझो, निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मांग प्रशस्त हुआ। प्रशस्त माने पूरा हो गया बाबू। क्या हो गया? पूरा हो गया। तो कौन पूरा करवाया? नेपोलियन। कब करवाया? 1806 में। कैसे कैसे करवाया? तो जर्मन राइन में राज में
संघ में। कोई दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए। चलिए, फिर भी अगर कोई आप लोग को कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट जरूर करेंगे। थोड़ा सा रोजा की वजह से थोड़ा स्लो बोल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि आपके पास आवाज जा रही होगी। मेजनी कौन था? ये मेजनी था कौन? तो मेजनी साहित्यकार था, गणतांत्रिक था। कौन था बाबू? गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, योग्य सेनापति था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टिव पूछ देगा, मेजनी थे, क्या थे? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति, इनमें से सभी। तो बोलेगा इनमें से सभी। ठीक। मेजनी कार्बोनारी नामक गुप्त दल सदस्य था। अब देखिए ना, और क्या थे? तो मेजनी जो है ना कार्बोनारी नामक गुप्त दल का एक सदस्य भी थे। और मेजनी ने 1831 में, कब बाबू? 31 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप का नामक संस्था की स्थापना की। यानी कि यंग इटली और यंग यूरोप, यंग इटली की कब स्थापना की? तो 1831 में। यंग यूरोप की कब स्थापना की? तो 1934 में। किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में? और किसने की? तो मेजनी ने। याद कीजिएगा, मेजनी थे, साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, योग्य सेनापति थे और कार्बोनारी नामक गुप्त दल का सदस्य भी थे। और मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली का स्थापना की, फिर 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नाम का स्थापना की। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं। अब आते हैं बाबू गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी के कार्यों का चर्चा करें। ये देखिए 2014 और 2016 में पूछा गया। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे बाबू? तो नाविक थे। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछा जाएगा, यहां से टेंशन ना लीजिए, आप लोग के लिए हम ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर, किस पर बाबू? गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र की स्थापना किया। गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण किया, किस पर बाबू? रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काबूर ने रोम की रक्षा की। आपसे पूछ देगा, जब गैरीबाल्डी ने रोम पर योजना बनाई थी अटैक करने का, तो किसने रक्षा करने का सीमा धर लिया? तो काबूर ने बाबू। किसने? काबूर ने। अब यानी रोम के रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। और इसी बीच गैरीबाल्डी की भेंट काबूर से हुई। किससे भेंट हुई बाबू? गैरीबाल्डी की भेंट किससे हुई? काबूर से हुई। और वो दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र के विक्टर इमैनुअल को दे दिया। किसको दे दिया बाबू? जो जीते हुए क्षेत्र थे वो विक्टर इमैनुअल को दे दिए। और इसी तरह गैरीबाल्डी के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया बाबू। गैरीबाल्डी के सहयोग से क्या हुआ? इटली का एकीकरण हो पाया। चलिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी बाबू? ध्यान दीजिएगा। तो जर्मनी के एकीकरण मतलब समझा? जैसे जियो कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, बोडा और एडिया का नाम सुने होंगे, उसका दोनों को एकीकरण कर दिया गया और उसका नाम अब क्या पड़ा? VI। क्या पड़ा बाबू? VI। इसी तरह जब दो या दो से अधिक चीजों को एक में कर देना, दो या दो से अधिक राज्यों को या देशों को एक में कर दे, उसी को क्या कहते हैं? एकीकरण। क्या कहते हैं बाबू? एकीकरण। ध्यान दीजिएगा, जर्मनी के एकीकरण के निम्नलिखित बाधाएं थी। जर्मनी के जो एकीकरण हुआ तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न होगी। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में, कितने राज्यों में बाबू? 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। और जर्मनी में प्रोटेस्टेंट एवं दक्षिणी में कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्र था। और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। देखिए, जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था और जर्मनी छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में विभक्त भी था बाबू। छोटे छोटे और बड़े बड़े शहरों में क्या थे? तो विभक्त भी थे। और जालबेरीन का गठन कब हुआ? 1834 ईस्वी में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक
समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरिन नामक आर्थिक संघ का गठन किया और जालवेरिन ने क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को, क्षेत्रीय जो आदत होता है उसे कुचलकर और राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। आगे आते बाबू विलियम फर्स्ट या विलियम प्रथम ने के बारे में ध्यान दीजिएगा। विलियम प्रथम या विलियम फर्स्ट के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? विलियम फर्स्ट जानता था कि ऑस्ट्रेलिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते बाबू, थोड़ा सा लग भी जाता बात, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मन का एकीकरण यानी कि जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। यानी विलियम फर्स्ट जानता था। विलियम फर्स्ट ने क्या कहा कि जब तक ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए ना जाए तब तक ये जर्मनी का एकीकरण होना संभव नहीं है। और जर्मनी के एकीकरण करने के लिए विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर, अपना क्या बाबू, चांसलर, और बिस्मार्क को किसने अपना चांसलर माना? तो विलियम फर्स्ट ने नियुक्त किया। और विलियम के द्वारा बिस्मार्क को अपना चांसलर नहीं बनाना, सॉरी ध्यान दीजिएगा, अपना चांसलर नहीं बनाता तो जर्मनी का एकीकरण असंभव था। यानी कि विलियम जो अपना चांसलर बनाया बिस्मार्क को, तो जर्मनी का एकीकरण होना संभव हुआ, नहीं तो फंस जाता बाबू। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई बाबू? कौन सी नीति अपनाई? देखिए ये 2012 में, 14 में, 16 में पूछा गया। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। यहां से ऑब्जेक्टिव भी उठेगा बाबू कि बताइए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाई? तो लौह एवं रक्त की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। या क्वेश्चन को यह भी कह सकता है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने अपनाई, जिसका अर्थ था युद्ध बिना सेना के जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। इसलिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। किसने? उसने, मतलब किसने बाबू? उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध कर लिया। कौन? तो बिस्मार्क ने बाबू। चलिए अब यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम एक दो आपको समझा देते हैं और बाद में सब कुछ तो आपको डिटेल हम पूरा करिए दिए हैं। अगर आपके कमेंट आया, अच्छा कमेंट रहा, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी एक एक करके हम करवा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। यूरोप में राष्ट्रवाद के, देखिए दीर्घ उत्तरीय का मतलब वह कम से कम 1 पेज प्लस होना चाहिए, समझे? यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन ने बोनापार्ट के योगदानों की विवेचना करें। 1789 की फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का महत्वपूर्ण योगदान है और 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। कब बना बाबू? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन सम्राट बना। कहां? फ्रांस का। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया और यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान से नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग माने एक नया युग का संदेश पहुंचा बाबू। इटली के विजय के बाद नेपोलियन के द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन किया गया था। अभी पढ़ाए थे 2 नंबरी में बाबू। 1806 में नेपोलियन ने जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। एक राइन का, एक राज्य का और दूसरा संघ का निर्माण किया था। नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से निकालकर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा दिए बाबू, रूपरेखा प्रदान किए और जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग माने क्या था? रास्ता प्रशस्त हुआ। 1815 में, कब बाबू? तो 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू, कब बाबू? 1815 में किसने? तो नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में हार गए।
कौन हार गए 1815 में? तो नेपोलियन ने। ये पढ़ाए थे कि नहीं? फर्स्ट लेक्चर में देखिएगा, विशिष्ट एक्सप्लेन हम कर दिए थे पहला लेक्चर में। और ये तमाम चीज जो अभी वही लेक्चर से आया है, मतलब क्वेश्चन आंसर। आप लोग को ये लगा ना कि सर क्वेश्चन आंसर कहाँ पढ़ाए, पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर खुद से भी डील कर लीजिएगा। अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो क्वेश्चन आंसर आप डील नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, 1815 में नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में हार गया, तो मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को कैद करके सेंट हेलेन, कौन सा बाबू? सेंट हेलेन नामक टापू पर रख दिया। देखिए टापू याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम ही हार जाएंगे, कोई गांव गए हार गए, हमको ऑटोमेटिक के सजा देगा, वहां बांध के रख लेगा, कुछ कर लेगा। जैसे कोई देश में, दो देश में, चीन है भारत है, उसमें युद्ध हो गया, अगर कोई चीन का पुलिस हो या कोई भी हो, फौजी क्यों ना, अगर भारत में पकड़ा गया तो उसे तत्काल रखेंगे जब तक इस पर पूरा सुनवाई न हो जाए। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, जहां 1821 ईस्वी में, कब बाबू? 1821 में नेपोलियन का मृत्यु हो गया। ध्यान दीजिएगा 1815 में हार हुआ, और हार होने के बाद टापू पर कब्जा करके रख लिया नेपोलियन को, और उससे 6 साल के बाद क्या हुआ? तो नेपोलियन का मृत्यु हो गया बाबू, नेपोलियन का मृत्यु हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था दीर्घ उत्तरीय। अब ये क्वेश्चन नंबर अपने लोग 2 पढ़ेंगे बाबू। जुलाई 1830 के क्रांति का विवरण दे। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण चार्ल्स 10वां या 10 को 1824 में फ्रांस का राजा बना, है ना। और चार्ल्स का निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स कौन था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। वहां फ्रांस में राष्ट्रीयता और जनता तंत्र या समझो जनतंत्रतावादी भावनाओं को दबाने का काम किया। वह प्रतिक्रियावादी पोलिंगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पोलिंगनेक को क्या बना दिया बाबू? प्रधानमंत्री बना दिया। पोलिंगनेक ने अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार दिया, और पोलिंगनेक ने के नीति से उदारवादियों, जो मतलब शांत स्वभाव के नेता थे, लड़ाई नहीं करना चाहते थे, उसमें असंतोष पैदा कर दिया। वो मतलब जोश और जुनून डाल रहा है, उसमें समझो जले पर नमक गिरा रहा है बाबू, कि किसी तरह वो सब हम पर अटैक करे। जब किसी को आप ज्यादा परेशान करेंगे तो अटैक तो करना तय है बाबू। विरोध को ध्यान दीजिएगा बाबू, विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स ने 4 अध्यादेश जारी किया। चार्ल्स के अध्यादेश के विरोध में 28 जून 1830, कब बाबू? 28 जून 1830 के फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ। अब यहां से ऑब्जेक्टिव बना, गृह युद्ध कब हुआ बाबू शुरू? 28 जून 1830 में। क्यों हुआ? तो चार्ल्स के कुछ गलत व्यवहारों के वजह से गृह युद्ध को शुरू कर दिया गया बाबू, और इसी से ही ध्यान दीजिएगा आरंभ हो गया, और इसे ही 1830 की क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वो जो गृह युद्ध शुरू हुआ, उस गृह युद्ध को क्या कहेंगे? 1830 की क्रांति भी कहा जाता है। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या हुआ? ऑटोमेटिक देखिए, अगर हम लिख रहे हैं तो इस पर लिखा रहा है कि नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं तो हम थक रहे हैं, कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। हम थक रहे हैं, आप सीख रहे हैं। या मान लीजिए आप नहीं सीख पा रहे हैं, कुछ बातें समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। किस वंश का अंत हो गया बाबू? तो बुर्बो वंश का अंत हो गया। कहां? तो फ्रांस में। और कहता आर्लेयंस वंश के लुई फिलिप फ्रांस का शासक बना। लुई फिलिप फ्रांस का क्या बना बाबू? तो शासक बना। कोई दिक्कत है? यहां तक समझने में चलिए। और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। किस तंत्र की स्थापना हुई? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना है। क्वेश्चन नंबर 3, इटली के एकीकरण में मेदिनी, काबूर और गैरीबाल्दी के योगदान को बताए। इटली के एकीकरण में मेदिनी का योगदान
पहले तो मेजनी का पढ़ लेते हो, उसके बाद गैरीवाल्डी के पढ़ेंगे, और गैरीवाल्डी के पढ़ लेंगे, उसके बाद काबूर को पढ़ेंगे, या काबूर को पहले पढ़ लेंगे। चलिए, इटली के एकीकरण में मेजनी का योगदान निम्नलिखित है। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति भी थे बाबू। और मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से भी था। 1830 ईस्वी में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण किया, और कहेगा कि उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करने वाला भी कौन है? तो मेजनी है बाबू। और मेजनी क्या सब थे? तो याद कीजिएगा, एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, सेनापति थे, और कार्बोनरिक नामक गुप्त दल का एक मतलब दल भी थे बाबू, उसके दल के आदमी भी थे। करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा, यानी कि इटली को छोड़ना पड़ा। और मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली को, मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। 1848 देखिए 31, 34, 48 मेजनी पुनः इटली आया और इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया द्वारा नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया। इसीलिए मेजनी पुनः इटली से पलायन कर गया, मतलब जो फिर से वो आंदोलन शुरू कर दिया तो फिर से वहां से गायब हो गए बाबू। अब इटली के एकीकरण में काउंट काबूर का क्या हाथ है? देखिए, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चलिए ठीक है, किसने नियुक्त किया? तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया बाबू। अगर ध्यान रखिएगा, आप लोग को अगर समझ में ना आवे पूछा कीजिएगा। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होते हैं, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होते बाबू। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो हल आज न कल जरूर निकलेगा, और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि एक बंजर जमीन, एक बालू वाला जमीन से भी हम जल निकाल देंगे। तो ये मेहनत का फल है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। कौन बाबू? तो काउंट काबूर क्या थे? तो एक कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था बाबू। काउंट काबूर सबसे बड़ी बाधा जो इटली के एकीकरण में मानता था, किसको मानता था? तो ऑस्ट्रिया को बाबू। और ध्यान रहे, काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस की सहायता चाहता था। किसकी सहायता चाहता था? काउंट काबूर इटली के एकीकरण के लिए फ्रांस की सहायता चाहता था, और काउंट काबूर फ्रांस के मदद से ऑस्ट्रिया को हराकर लंबोडिया पर कब्जा कर लिया। कौन बाबू? काउंट काबूर ने ऑस्ट्रिया को हराकर, जिसको ऑस्ट्रिया कहते हैं, ऑस्ट्रिया को हराकर लंबोडिया पर कब्जा कर लिया, और फ्रांस को नीस और सेवाई नामक रियासत देकर उत्तर और मध्य इटली के रियासत को सार्डिनियन पीडमाउंट में मिला लिया। और 1862 ईस्वी में, कब बाबू? 1862 ईस्वी तक दक्षिणी इटली रोम तथा वेनिसिया को छोड़कर बाकी सब रियासत को मिला दिया। सब जो अलग अलग हो गए थे वो सबको क्या कर दिया? तब मिला दिया। अब इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का भी देख लेते बाबू। मेजनी का देख लिए, काउंट काबूर का देख लिए, अब गैरीवाल्डी का भी देख लेते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे बाबू? तो नाविक थे, और मेजनी के विचारों का समर्थक थे बाबू। ये मेजनी को बड़ा ही पसंद करते थे। कौन? गैरीवाल्डी। ध्यान रखिएगा, गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार किया। गैरीवाल्डी ने कौन सा सेना तैयार किया था? तो लाल कुर्ती नामक सेना। किसने तैयार किए? तो गैरीवाल्डी ने। गैरीवाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां गणतंत्र का स्थापना किया। अंत में गैरीवाल्डी की भेंट काबूर से हुई, और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को, जो दक्षिणी इटली के जो दक्षिणी भाग है
उसको जो जीते हुए थे उस क्षेत्र को विक्टर एमेनुअल को दे दिया, और यही विक्टर एमेनुअल ने कॉन्ट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, और यही मतलब जो क्या कहते हैं विक्टर एमेनुअल है, उनको किसने दे दिया? तो गैरीबाल्डी ने दे दिया। अब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बिस्मार्क प्रसा के शासक, बिस्मार्क कहां के शासक? प्रसाद के शासक विलियम का चांसलर था बाबू। विलियम का क्या था? चांसलर। बिस्मार्क जर्मन संसद में प्रसा का प्रतिनिधि था। बिस्मार्क हिगेल के विचारों को, बिस्मार्क हिगेल के विचारों से प्रभावित था। बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति किया, बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा को डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से युद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा फिर से, जर्मनी के एकीकरण के लिए डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से क्या हुआ? युद्ध हुआ। 1864 में प्रसा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क को पराजित कर दिया और 1866 में ऑस्ट्रेलिया को प्रसा के बीच शेडोवा का युद्ध हुआ। शेडोवा के युद्ध में बिस्मार्क फ्रांस से समझौता करके ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। देखिए ये बड़ा ही चालाकी से यहाँ पर काम किया। बिस्मार्क ने फ्रांस से जो समझौता किया तो ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया। पहले किसको पराजित किया? देखिए प्रसा ऑस्ट्रेलिया मिलकर डेनमार्क को पराजित किया और फिर बिस्मार्क और फ्रांस मिलकर ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। और 1871 ईस्वी में, कब बाबू? 1871 ईस्वी में प्रसा फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध हुआ और 10 मई 1871 को प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कहेगा फ्रैंकफर्ट की संधि किसके बीच हुई? कहेगा क्या कहेंगे आप लोग? फ्रांस प्रसा के बीच। किसके बीच? फ्रांस प्रसा के बीच। और फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की युद्ध कब हुई, या युद्ध करते संधि कब हुई? तो 10 मई 1871 को हुई। इस तरह 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, पूरा हो गया बाबू। अब चलते हैं यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दे। यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनान किसके अधीन था बाबू? तो तुर्की साम्राज्य के अधीन था। यूनानियों ने तुर्की से अलग होने के लिए हितेरिया फिलायक नामक संस्था का स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में, यानी कि उसके ही बागडोर में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ। और 1827 ईस्वी में, कब बाबू? 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थक के संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। युद्ध में तुर्की तथा मिस्र की सेना बुरी तरह से घायल हो गई या पराजित हो गई बाबू। 1829 ईस्वी में आइए, 1829 में क्या हुआ? एड्रियानोपुल की संधि के तहत यूनान को स्वायत्तता दिया गया और 1832 ईस्वी में कस्तूनूतिया की संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। स्वतंत्र राष्ट्र क्या किया गया बाबू? तो घोषित कर दिया गया। आगे ध्यान दीजिएगा बाबू। तो आगे देखिए, बवेरिया शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? राष्ट्रवाद का उदय। उदय माने क्या? उसमें उजागर बाबू। उसके अंदर क्या हुआ? बढ़ावा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण और प्रभाव का चर्चा करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कारण निम्नलिखित है। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो जगी, वो भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो चुका था, समझे। और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह उत्तम रूप में प्रकट हुई। नेपोलियन का सैन्य अभियान द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा बाबू। और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के प्रभाव क्या पड़ा? यूरोप में जो राष्ट्रवाद का भावना जागने लगा, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण अनेक राष्ट्रों में
क्रांतियां और आंदोलन हुई, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ और राष्ट्रवाद के उदय के कारण इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ, यानी कि दोनों को मिला दिया गया बाबू। और राष्ट्रवाद के विकास ने यूरोप में प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों को प्रभाव को कमजोर कर दिया। ये जो कहता था जो है मेरा ही बपोती है, ये बपोती को समाप्त कर दिया। तो आज आप लोग बताइए इतिहास के ये यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय है, ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।